Good morning students, welcome. In this video we are going to discuss terminal velocity. So let's begin with the topic. Terminal velocity क्या होता है हम देखते हैं. Suppose मेरे पास एक कंटेनर है and that container is filled with a fluid. उसको मैंने फ्लूइड से भरा हुआ है and I have one spherical ball. और मेरे पास एक स्फेरिकल बॉल है और ये स्फेरिकल बॉल को मैंने इस वाटर के अंदर या इस लिक्विड के अंदर ड्रॉप करा है, गिराया है. तो अब क्या होगा, जैसे ये बॉडी इसके अंदर गिरेगा तो जो फ्लूइड है उसकी लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा and that relative motion between the layers of the liquid retard its motion. वो इसके मोशन को रिटार्ड करेगा, अपोज करेगा. तो यहाँ पर अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखें तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे. वन फोर्स इज F, इसको हम W बोल सकते हैं बिकॉज ये अपने खुद की वेट की वजह से ये ऑब्जेक्ट इस फ्लूइड में गिर रहा है and it's having some velocity v, and there are 2 more forces which is acting on it. और ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं. वन फोर्स इज अपथ्रस्ट जो कि लिक्विड या फ्लूइड जो भी इस कंटेनर में भरा हुआ है वो अपोज कर रहा है, एंड सेकेंड फोर्स इज विस्कस ड्रैग जो कि लेयर्स के या फ्लूइड की जो लेयर्स हैं उनके बीच में जो रिटार्डेशन हो रहा है उस फोर्स को हम बोल रहे हैं विस्कस ड्रैग. तो होगा क्या, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे आता जाएगा तो इसके वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी एंड द अपवर्ड फोर्स जो अपथ्रस्ट और विस्कस ड्रैग है इनका वैल्यू भी इंक्रीज होता रहेगा. तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब वेलोसिटी बिल्कुल मैक्सिमम हो जाएगी और उस टाइम पर जो विस्कस ड्रैग और फोर्स हैं वो भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे. तो जब वेट और ये फोर्सेस आपके इक्वल हो जाते हैं, या यूँ कहें जब ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं है, तो उस कंडीशन पे हम बोल सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चालू कर देगा. तो उस मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी बोल रहे हैं. तो डेफिनेशन टर्मिनल वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, definition for terminal velocity is the maximum constant velocity acquired by a body while falling through a viscous medium is called its terminal velocity. तो एक स्टेज आ जाती है जब वेट ऑफ बॉडी बिकम इक्वल टू अपथ्रस्ट एंड विस्कस फोर्स. जब ये वेट अपथ्रस्ट और फोर्स के बराबर हो जाता है उस दौरान जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं. नाउ वी डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी का हमें एक्सप्रेशन कैसे मिलेगा, हम उसको डिराइव करते हैं. नाउ लेट्स बिगिन विद द डेरिवेशन. सो वेट ऑफ द बॉडी विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय W is equals to mg. Now according to the formula of density, mass can be written as density into volume into g, and the object which we have taken, it is of a spherical shape, so it can be written like this: rho into 4 by 3 pi r cube. R is the radius of that sphere and into g, so W can be written like this. Now the upthrust which is acting on it, it can be written like this: 4 by 3 pi r cube sigma into g. Now sigma is the density of the fluid, rho is the density of the object, so this will become second equation, and the force viscous drag which is acting between the layers of the fluid can be
given by Stokes law, which is F equals to 6 pi neta RV, where neta is coefficient of viscosity, R is the radius of the spherical ball, and V is the velocity. So these are the three forces which is acting on it. तो टर्मिनल वेलोसिटी हमें कब ऑब्टेन होगा, जब ये तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे. तो हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब रो जी इज इक्वल्स टू इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, इक्वेशन हमारा बन जाता है वेट इज इक्वल्स टू फोर्स प्लस अपथ्रस्ट. तो यहाँ से हम फोर्स इक्वल्स टू लिख सकते हैं वेट माइनस अपथ्रस्ट. तो वेट तो हमने लिख दिया है, अपथ्रस्ट लिख लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, और F आपका हो जाता है 6 पाई नीटा आर वी. तो यहाँ से आप कॉमन देखिए 4/3 पाई आर क्यूब जी, ये पूरा कॉमन आ रहा है. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, सो नेक्स्ट स्टेप विल बी 6 पाई नीटा आर वी इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी. तो यहाँ पर देखिए पाई एंड पाई विल बी कैंसिल आउट एंड 1 आर विल बी कैंसिल आउट. तो यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा एंड 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6. सो अगर हम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालें तो वो हमें मिलता है 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन नीटा. So this is the expression for terminal velocity. So note down this expression. Now what we get from this expression? First thing which we have to note down is that terminal velocity is directly proportional to the square of the radius. This is the first thing which we have to learn. Second, terminal velocity is inversely proportional to coefficient of viscosity. मतलब अगर आपका लिक्विड ज़्यादा विस्कस है, मतलब ज़्यादा गाढ़ा अगर लिक्विड है, तो उसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप गिराते हैं तो वो ऑब्जेक्ट धीरे मूव करेगा, मतलब उसका जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो कम होगा. Second, third thing which is very very important related to terminal velocity is terminal velocity is independent of the height. जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो हाइट पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप ऑब्जेक्ट को किस हाइट से गिरा रहे हैं. क्लियर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, अगर रो का वैल्यू सिग्मा से ज़्यादा है तो आपको आंसर पॉजिटिव मिलता है. और यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपका जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन है. क्लियर. सेकंड केस, अगर रो लेस देन सिग्मा है तो यहाँ पर आपको टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव मिलता है. और टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लूइड में ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. तो ये केस आपका किसका हो जाएगा, आप लोगों ने देखा होगा जब फ्लूइड के अंदर बबल्स बनते हैं तो वो बबल्स डाउनवर्ड मोशन ना करके ऊपर की तरफ आते हैं. तो वो उस केस के अंदर जो बबल का टर्मिनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा और उसका जो मोशन है वो वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगा. थर्ड, अगर आपका टर्मिनल वेलोसिटी जो आपका फ्लूइड का डेंसिटी और आपके ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर बराबर हो जाता है
तो इस केस में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पर सस्पेंड हो जाएगा, मतलब कि रुक जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, वो मूव नहीं करेगा. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू टर्मिनल वेलोसिटी. नोट डाउन. Now our next topic is streamline and turbulent flow. What is streamline flow? Let's read its definition. When a fluid flow such that each particle of the liquid passing a given point move along the same path and has the same velocity as its predecessor, the flow is called streamline flow or steady flow. Suppose ये एक पाथ है ऑब्जेक्ट का, मतलब फ्लूइड का पाथ है. तो इस फ्लूइड पे मैंने 3 पॉइंट्स कंसिडर करे. दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट बी, पॉइंट सी. तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का कंडीशन क्या होता है? अब किसी फ्लूइड के अंदर अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस पाथ को अगर फॉलो करते हैं, तो अगर मैं पाथ पॉइंट ए पर देखूं तो वेलोसिटी वी ए, पॉइंट बी पर अगर वेलोसिटी देखें तो वो वी बी हो जाएगा, और डायरेक्शन में टेंजेंट के थ्रू मिल रहा है क्योंकि कर्व पाथ है, तो सी पॉइंट पर वेलोसिटी वी सी. तो ये फ्लो स्ट्रीमलाइन कब कहलाएगा? जब मेरे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट पॉइंट से जब पास होंगे तो उन पार्टिकल्स का वेलोसिटी डिफरेंट होगा. लेकिन ये स्ट्रीमलाइन कब कहलाएगा? जब पार्टिकल, मेरे n पार्टिकल जब a पॉइंट से निकलें, अगर उन सभी पार्टिकल का वेलोसिटी इस a पॉइंट पर वी ए के बराबर है. सेकेंड, अगर वो b पॉइंट से पास हो रहे हैं और मेरे उन सभी पार्टिकल का वेलोसिटी वी बी के बराबर है उस पॉइंट पर, देन वो c पॉइंट से निकले और c पॉइंट पर उन सभी पार्टिकल का वेलोसिटी वी सी के बराबर है, तो मैं इस फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलूंगा. कहने का मतलब यह है डिफरेंट पॉइंट्स पर पार्टिकल का वेलोसिटी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर हम वेलोसिटी देख रहे हैं या जिस पॉइंट से सारे पार्टिकल्स पास हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उन सभी पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी है वो सेम होना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो इस फ्लो को मैं स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलेंगे. स्ट्रीमलाइन फ्लो के जो कंडीशन हमें बताई गई है वो ये है कि जो वेलोसिटी फ्लो या फ्लोइंग वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होना चाहिए. अगर उसका वैल्यू क्रिटिकल वेलोसिटी से एक्सीड कर जाता है तो उस फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं फिर टर्बुलेंट फ्लो. क्लियर? टर्बुलेंट फ्लो क्या होगा? जब आपका क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा अगर आपके फ्लोइंग वेलोसिटी है, उस कंडीशन में आपका जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो ना रहकर वो आपका टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है. तो अभी तो हमने एक सिंगल फ्लो की बात कर रहे हैं, सिंगल लाइन की बात कर रहे हैं. अगर इसी को हम ट्यूब में बोलें तो यहाँ पर टर्म आ जाता है ट्यूब ऑफ फ्लो. तो ट्यूब ऑफ फ्लो क्या होता है? अगर मैं एक यहाँ पर ट्यूब बना देता हूँ और उस ट्यूब में अगर मेरे बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो होते हैं तो ये हमारा कहलाता है ट्यूब ऑफ फ्लो. तो सारी की सारी स्ट्रीमलाइन अगर ट्यूब की फॉर्म में अगर एक साथ फ्लो हो रहे हैं और ट्यूब का फॉर्म बना रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं ट्यूब ऑफ फ्लो. तो ट्यूब ऑफ फ्लो का सिंपल सा डेफिनेशन क्या हो जाता है? अ बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस फॉर्मिंग अ ट्यूबुलर रीजन इज कॉल्ड ट्यूब ऑफ फ्लो. और टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? जब पार्टिकल का वेलोसिटी जब हमारे फ्लोइंग फ्लूइड का वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में उस फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं. तो यहाँ पर हम कुछ स्ट्रीमलाइन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हम स्ट्रीमलाइन के लिए डिस्कस कर रहे हैं वो ये है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन क्रॉस ईच अदर. कभी भी दो स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं. मतलब इस तरह स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी. क्यों? कि अगर वो क्रॉस करते हैं तो इस पॉइंट पर स्ट्रीमलाइन के दो डायरेक्शन होते हैं, तो लेकिन एक स्ट्रीमलाइन दो डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकते. इसलिए आपकी जो स्ट्रीमलाइन है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्रॉस नहीं करेगी. सो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो.
Second property is that the tangent at any point on the streamline gives the direction of velocity. जहाँ भी हमने streamline पर tangent draw करा तो वो tangent क्या बता रहा है, it always give the direction. tangent की मदद से हम उस velocity का direction पता कर रहे हैं उस particular instant पर. तो tangent की मदद से हमें directions की जानकारी मिल रही है उस particular point पर. थर्ड प्रॉपर्टी की अगर डिस्कशन करें तो अगर नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन्स ज़्यादा अमाउंट में पास हो रहे हैं तो इसका मतलब वेलोसिटी फ्लूइड का ज़्यादा है और ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड आपका पास होगा. ठीक है, क्या बोला है थर्ड प्रॉपर्टी में, ग्रेटर द नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लूइड लार्जर द फ्लूइड वेलोसिटी एट दैट सेक्शन. अगर ज़्यादा अमाउंट में स्ट्रीम लाइन का फ्लो हो रहा है उस पर्टिकुलर सेक्शन से तो हम कह सकते हैं कि उस सेक्शन पर उस फ्लूइड का वेलोसिटी ज़्यादा है. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये बोलता है फ्लूइड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी पॉइंट. हर पॉइंट पर फ्लूइड वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी लेकिन डिफरेंट पॉइंट पर वो डिफरेंट हो सकती है. सो दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो. सो प्लीज नोट डाउन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लैमिनर फ्लो. तो लैमिनर फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो लगभग दोनों एक ही चीज़ हैं, पर कंफ्यूज ना हो. तो स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर हमने ये डिस्कस करा कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उन सभी पार्टिकल का वेलोसिटी सेम रहता है बट उनका डिफरेंट पोजीशन पर स्पीड डिफरेंट हो सकता है. तो लैमिनर फ्लो कब होता है, जब हमारा फ्लूइड का वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हो और उस कंडीशन में हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो फ्लूइड है वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो कर रहा है और वो ऐसा दिखता है कि एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करता हुआ जा रहा है. तो इट बिहेव एज डिफरेंट लैमिना स्लाइडिंग ओवर वन अनदर. तो जैसे कि अगर मैं ये ट्यूब कंसिडर कर रहा हूँ और इस ट्यूब के अंदर अगर लैमिनर फ्लो है तो लैमिनर फ्लो का मतलब क्या हो गया कि मेरा जो फ्लूइड है वो डिफरेंट लेयर्स में फ्लो हो रहा है. तो ये लेयर्स मुझे एक प्लेन शीट की तरह अपीयर होंगी और मुझे ऐसा लगेगा कि ये एक प्लेन शीट एक दूसरी प्लेन शीट के ऊपर स्लाइड कर रही है. तो उस केस के अंदर मैं इस फ्लो को लैमिनर फ्लो बोल सकता हूँ. तो यहाँ पर मेरे पास एक टॉपिक आ जाता है जिसको मैं बोलता हूँ वेलोसिटी प्रोफाइल. तो व्हाट इज वेलोसिटी प्रोफाइल. वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होता है, यहाँ पर मैं फ्लूइड पार्टिकल्स के वेलोसिटी वेक्टर्स की फॉर्म में उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा. और ये वेलोसिटी प्रोफाइल में दो तरह के फ्लूइड सब्सटेंस के लिए यहाँ पर बनाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ आपको. एक वेलोसिटी प्रोफाइल हम बताएंगे फॉर नॉन विस्कस लिक्विड और सेकेंड वेलोसिटी प्रोफाइल हम बनाएंगे फॉर द विस्कस लिक्विड. सो लेट्स सी कि वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा होगा, देखते हैं. सो दीज आर द टू वेलोसिटी प्रोफाइल. यहाँ पे अगर आप फिगर ए को देख रहे हैं तो फिगर ए इज द वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर नॉन विस्कस लिक्विड. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जब हम किसी फ्लूइड को या किसी पाइप के अंदर फ्लो कराते हैं या ट्यूब के अंदर फ्लो कराते हैं तो जो भी लेयर ट्यूब की सरफेस के पास होगी, जो भी लेयर ट्यूब की सरफेस के पास होगी उसका वेलोसिटी कम होगा और जैसे ही लेयर सेंटर की तरफ अप्रोच करने लगेगी तो यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है. तो ये चीज़ आपको या ये कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में रखना है. तो नॉन विस्कस मतलब किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं है, किसी भी तरह का लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा. मतलब यहाँ पर जितनी भी लेयर्स हैं वो सब इक्वल वेलोसिटी से मूव करेंगी, किसी के बीच में किसी भी तरह का कोई विस्कस ड्रैग नहीं है. तो यहाँ पर देखिए मैंने जितने वेलोसिटी वेक्टर्स बनाए हैं दे ऑल आर ऑफ सेम साइज और एक वो प्लेन में मूव कर रहे हैं. तो इस वेलोसिटी प्रोफाइल को हम क्या बोलेंगे, दिस इज द प्रोफाइल वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर नॉन विस्कस लिक्विड. और यहाँ पर जो वेलोसिटी प्रोफाइल बना है वो कैसा बना है, प्लेन बना है, एक स्ट्रेट लाइन बनी है. देखिए वहीं पे अगर हम बात करें नॉन विस्कस लिक्विड की तो नॉन विस्कस के केस में हमने क्या देखा था, जो लेयर हमारे ट्यूब के कांटेक्ट में होगी या उसके पास होगी उसकी वेलोसिटी कम होगी और जैसे ही आपका पार्टिकल सेंटर की तरफ अप्रोच करेगा तो वहां पर उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा. तो यहाँ पर अगर आप वेलोसिटी वेक्टर्स के साइन को देखें, साइज को देखें तो सेंटर पर जो साइज है वो बड़ा है और जो वेलोसिटी वेक्टर हमारे ट्यूब के पास है उसका साइज छोटा है. तो इससे क्या रिप्रेजेंट होता है
के जो लेयर हमारे ट्यूब के पास में है उसका वेलोसिटी कम है, और जो लेयर हमारे ट्यूब के सरफेस से दूर है उसका वेलोसिटी ज्यादा है। तो यहाँ पर जब हमने इन सभी वेलोसिटी वेक्टर को जोड़ा तो यहाँ पर जो हमें पाथ मिला ये हमें थोड़ा कर्व मिला, और यहाँ पर इस कर्व को हम मैथमेटिकल एक फिगर से रिलेट कर रहे हैं और उसको हम बोल रहे हैं पैराबोलिक। तो यहाँ पर जो हमें वेलोसिटी प्रोफाइल मिला वो पैराबोलिक मिला इन द केस ऑफ विस्कस फ्लूइड। तो विस्कस फ्लूइड के लिए ये आपका प्रोफाइल वेक्टर या प्रोफाइल वेलोसिटी प्रोफाइल फिगर बी है, एंड फॉर द नॉन विस्कस फ्लूइड velocity profile figure A है। So note down these two figures, and in the next video we will derive an expression for critical velocity. So that's all for today. Thank you.